नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज का वीडियो हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं पर आधारित है। हिंदी गद्य साहित्य अपने उद्भव से लेकर वर्तमान तक अनेक नूतन विधाओं के साथ निरंतर प्रवाहमान रहा है। इसके न सिर्फ परिमाण में विस्तार हुआ है, बल्कि यह अनेक नवीन विधाओं के साथ अपने वंश वृक्ष में वृद्धि कर रहा है। गद्य की इन प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार वर्णित है। हिंदी गद्य की विधाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास एवं आलोचना विधाओं का विकास देखने को मिलता है। द्वितीय वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत अप्रधान या प्रकीर्ण या गौड़ विधाएं सम्मिलित हैं। इन नवीन गद्य विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि को उल्लेखित किया जा सकता है। विषय का निर्वाह अपनी इच्छानुसार तथा अपने दृष्टिकोण के अनुरूप करता है, जिसमें वह सब प्रकार से स्वतंत्र रहता है। निबंध आत्मपरक होता है तथा इसमें आत्मीयता और भावमयता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह लघु आकार की एक ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। उसकी शैली में विशेष कलात्मक पूर्णता होती है। इसका अंश जीवन की भांति ही व्यापक तथा विस्तृत होता है, तथापि इसमें सीमा तथा विशिष्ट कला के अनुरूप ही विषय का चयन किया जाता है। यह स्वयं में पूर्ण होता है। विषय तथा शैली के अनुरूप इसके चार भेद निम्न प्रकार वर्णित हैं। निबंध के भेद। नंबर का, विचारात्मक निबंध। इन निबंधों में बुद्ध तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार दबा दबा कर तथा कस कस कर भरे जाते हैं। इनमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय में अधिकांशतः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। इसके लेखन के लिए चिंतन, मनन तथा अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। प्रस्तुत संकलन में श्याम सुंदर दास का कर्तव्य और सत्यता, विनोबा भावे का चिरतारुण्य की साधना ऐसे ही निबंध के उदाहरण हैं। नंबर खा, भावात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय तत्व या रागात्मकता का प्राधान्य होता है। इनका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। इनकी भाषा सरल, सुंदर, ललित तथा मधुर होती है तथा भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया जा सकता है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत संकलन में रामवृक्ष बेनीपुरी का नींव की ईंट और वियोगी हरि का विश्व मंदिर ऐसे ही निबंध हैं। नंबर गा है, वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षण, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है। इनकी शैली दो प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन तथा दूसरी में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इन निबंधों में चित्रात्मकता, रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। इनकी शैली भी प्रायः सरल, सुबोध तथा सरस होती है। घ नंबर है, विवरणात्मक निबंध। प्रायः ऐसे निबंधों में ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। इनमें आख्यानात्मकता का पुट रहता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इनकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यवहारिक तथा
चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में स्मृति व निष्ठापूर्ण कस्तूरबा इस शैली की प्रमुख कृतियाँ हैं। नंबर 2 है कहानी। इसे आधुनिक साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा माना जाता है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है। साथ ही वह कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में भी समर्थ होता है। कहानी तथा उपन्यास की शिल्पकला यद्यपि एक दूसरे से भिन्न होती है, तथापि इनमें अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। अतः कहानी उपन्यास का कलात्मक छोटा रूप होती है। यह छोटी होने के साथ साथ बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में भी समर्थ होती है। इसका आरंभ और अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। इसकी कथा वस्तु संगठित, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण होती है तथा इसकी प्रत्येक घटना इसके लक्ष्य से संबद्ध रहती है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों, विचारों तथा पक्षों का संवेदनात्मक, मार्मिक तथा सौंदर्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। भले ही इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, तथापि यह विशेष संवेदना, भाव तथा प्रभाव की कलात्मक व्यंजना भी करती है। यह भी स्वयं में एक पूर्ण रचना होती है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन इन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है: ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान आदि। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इनका विभाजन घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान के रूप में किया जाता है। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र यशपाल, अज्ञेय, शिवानी कृष्णा, शोभती आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रस्तुत संकलन में चयनित प्रेमचंद की कहानी मंत्र से इसके शिल्प व शैलीगत विशिष्टताओं का परिचय मिलता है। नंबर 3 है नाटक। वास्तव में नाटक को रूपक का एक भेद माना जाता है। जिस साहित्यिक विधा में किसी व्यक्ति पर किसी अन्य प्राणी के रूप का आरोप करके उस अन्य प्राणी के चरित्र को उसी के अनुरूप व्यक्त किया जाता है, उसे रूपक कहा जाता है। क्योंकि नाटक में भी वही किया जाता है, इसलिए नाटक को रूपक कहा गया है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्रों का आरोप किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहते हैं। नट अभिनेता, इससे संबद्ध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में किसी पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अव्यवस्था का विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा अनुकरण किया जाता है। आजकल नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण नाटक हैं। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने अनेकानेक नाटक लिखकर इस विधा का विकास किया है। नंबर 4 है एकांकी। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या का आधार बनाकर लिखा जाता है और इसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। नाटकों का ही एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावादी युग से माना जाता है। सामान्य रूप से श्रेष्ठ नाटककारों ने ही
श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक माना जाता है। इनके अलावा सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर, सत्येंद्र शरत, लक्ष्मी नारायण लाल आदि प्रमुख एकांकीकार हैं। नंबर 5 है उपन्यास। उपन्यास शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के नॉवेल के पर्याय के रूप में किया जाता है। हिंदी में प्रायः किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य को प्रायोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना को उपन्यास कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रेमचंद्र जी ने गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों की रचना करके हिंदी उपन्यास को सामयिक सामाजिक जीवन से संबंध करके एक नई दिशा प्रदान की है। वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझते थे। उनकी दृष्टि में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वस्तुतः उपन्यास गद्य साहित्य की वह महत्वपूर्ण कलात्मक विधा है जो मनुष्य को उसकी समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ है। प्रेमचंद्र के बाद जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव आदि लेखकों ने हिंदी उपन्यास साहित्य को संबद्ध एवं विकसित किया है। प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडेय बेचन शर्मा उग्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक नाटकों में वृंदावन लाल वर्मा के गढ़कुंडार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, राहुल शंकरदयानंद के सिंह सेनापति, जय योद्धेय, रंगेय राघव के मुर्दों का टीला, आचार्य चतुर्सेन के वैशाली का नगरवधु, स्वयं रक्षामह के नाम प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रूप में जैनेन्द्र कुमार का सुनीता त्यागपत्र, इलाचंद्र जोशी का सन्यासी, अज्ञेय का शेखर, एक जीवनी तथा यशपाल का झूठा सच के नाम प्रमुख हैं। आंचलिक उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का विशिष्ट स्थान है। नंबर 6 आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। किसी वस्तु को भली प्रकार देखने से सभी गुण दोष हमारे सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब किसी साहित्यिक रचना के गुण दोषों की विवेचना भी भली भांति पढ़कर और समझकर की जाती है उसे आलोचना कहा जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। दोनों अर्थ लगभग समान हैं। हिंदी में आलोचना अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द का पर्याय है। भारतीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में सैद्धांतिक या शास्त्रीय आलोचना का विशेष महत्व रहा है। हमारा यह पक्ष अत्यंत समृद्ध और पुष्ट है। हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से माना जाता है। आगे चलकर द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन आदि ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृतियों के प्रकाशन से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद बाबू गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।